ठीक है, फोर्स क्या है? इट इज अ पुश और अ पुल। ठीक है, इट इज दैट कॉज विच कैन stop a moving body or which can move a stationary body। अब फोर्स एक ऐसा पुश है या पुल है ना, जो कुछ कुछ काम कर सकता है। क्या काम कर सकता है? अगर कोई बॉल, सपोज करो कोई बॉल ग्राउंड पे रखा हुआ है, एक फुटबॉलर आया उसको किक किया, तो उसने अपने पैर से फोर्स लगाया, तो जो फुटबॉल पहले रुका हुआ था, पहले स्टेशनरी था, वो मोशन में आ गया। ठीक है, अब सोचो कि क्रिकेट मैच में कोई फील्डर है, उसकी तरफ कोई बॉल आ रहा है और वो अपने हाथ से फोर्स लगाया और उसको कैच कर लिया। इसका मतलब उसने मूविंग बॉल को रोक दिया। तो फोर्स ने क्या किया? एक रुके हुए बॉल को मोशन में ले आया जब फुटबॉलर ने ग्राउंड पे रखे बॉल को किक किया, और वैसे ही जब क्रिकेटर ने अपने तरफ आते हुए बॉल को कैच कर लिया तो उसने मूविंग बॉल को रोक दिया। तो फोर्स क्या कर सकता है? एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है और एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे भी ला सकता है। ठीक है, अब सपोज करो बैट्समैन बैटिंग कर रहा है और बॉल उसके तरफ आ रहा है। अब बैट्समैन क्या करेगा? बैट से फोर्स लगाएगा और बॉल का डायरेक्शन चेंज कर देगा, बॉल को दूसरी तरफ भेज देगा। तो फोर्स क्या कर सकता है? एक मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, हम स्टीयरिंग घुमाते हैं या बाइक का या स्कूटर का हैंडल घुमाते हैं तो डायरेक्शन बदल जाता है ना। तो फोर्स क्या करता है? एक मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी बदल सकता है, राइट? अगर हम साइकिल चला रहे हैं और अब अगर हम पेडल करते हैं और तेज, तो साइकिल का स्पीड बढ़ जाता है ना। तो फोर्स अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन में ही लगाया जाए, सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट, ये कार है सपोज करो, ये उधर जा रहा है कार, और हम फोर्स भी उधर ही लगा रहे हैं, तो क्या होगा? कार का स्पीड बढ़ जाएगा। ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन है, उसी डायरेक्शन पे फोर्स भी अप्लाई होगा तो स्पीड बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड या वेलोसिटी बढ़ा भी सकता है, राइट? अब सोचो कार उधर मूव कर रहा है, लेकिन ब्रेक्स पे जो फोर्स लग रहा है वो ऑपोजिट डायरेक्शन पे लग रहा है, तो कार का स्पीड धीरे धीरे कम भी होगा। तो फोर्स क्या कर सकता है? एक मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड या वेलोसिटी कम भी कर सकता है ना। तो सबसे पहले फोर्स क्या कर सकता है? एक स्टिल ऑब्जेक्ट को या कोई ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है उसको मोशन पे ला सकता है। फोर्स एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे ला सकता है। फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज भी कर सकता है। फोर्स किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को डीफॉर्म भी कर सकता है। डीफॉर्म करने का मतलब यह है कि सपोज करो ये स्केल है, इस पे हम फोर्स लगा रहे तो थोड़ा थोड़ा बेंड हो रहा है ना, ऑब्वियसली ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो टूट भी सकता है। तो फोर्स क्या कर सकता है? किसी ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकता है। जैसे कोई रबर बैंड है, रबर बैंड को हम खींच सकते हैं, तो उसका शेप क्या हो रहा है? डिफॉर्म हो रहा है। जैसे बो एंड एरो होता है, तो एरो लगा के उसको पीछे खींचा जाता है, एक्सक्यूज मी, है ना। बो एंड एरो में क्या होता है? बो एंड एरो में एरो लगा के उसको पीछे खींचा जाता है, तो उसका जो स्ट्रिंग होता है वो थोड़ा स्ट्रेच होता है और फिर उसको रिलीज करते हैं तो एरो आगे जाता है। तो फोर्स क्या कर सकता है? किसी चीज की शेप को भी चेंज कर सकता है। ये समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो। हाँ, फोर्स मल्टीपल चीजें भी कर सकता है, ठीक है कि नहीं? अब देखो, यहां पर एक रुका हुआ बॉल है, प्लेयर ने उसको किक किया, वो मोशन में आ गया। यहां पर बॉल आ रहा था बैट्समैन की तरफ, बैट्समैन ने बैट से फोर्स लगाया, बॉल का डायरेक्शन चेंज हो गया। यहां पे हाथ से हम फोर्स लगाते हैं अपने फिंगर्स से, तो लेमन को स्क्वीज कर देते हैं, तो लेमन का शेप ऑब्वियसली थोड़ा चेंज हो जाता है, उसका जूस निकल जाता है पूरा। ठीक है, अब देखो
फोर्स का जो एसआई यूनिट है वो है न्यूटन, ठीक है, वो आइजैक न्यूटन के नाम से पड़ा है, न्यूटन। अब देखो, while learning about force earlier, did you notice that whenever any type of force acting on an object was described, its direction was also specified? For example, the phrases used were the force of friction acting on an object in a direction opposite to the direction of motion. पहले जब भी फोर्स के बारे पढ़ते थे तो उसमें फोर्स किस डायरेक्शन में है उसके बारे में थोड़ा बताया जाता था। जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो कहाँ काम करता है, वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है ना, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, वो मोशन को रोकता है, रेजिस्ट करता है। तो फ्रिक्शनल फोर्सेस का डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट में होगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल यहां पे दिया है, like poles of a magnet repelling each other or unlike poles of the magnet attracting each other due to the magnetic force। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो वो आपस में रिपेल करेंगे, दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। नेगेटिव नेगेटिव अगर मैग्नेट के पोल्स रहेंगे तो वो दूर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर पॉजिटिव के साथ नेगेटिव आएगा तो वो पास आने का कोशिश करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, ठीक है। अब देखो, the earth attracting objects towards itself due to the gravitational force। अर्थ में कहते हैं एक मैग्नेट है, नॉट लाइक अ पीस ऑफ मैग्नेट, बट अर्थ इज अ बिग मैग्नेट, ऐसे ही काम करता है। बट एक नॉर्मल मैग्नेट से अर्थ का मैग्नेटिज्म में क्या फर्क है कि अर्थ का मैग्नेटिज्म रिपल्सिव नहीं है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, है ना, वो किसी चीज को रिपेल नहीं कर रहा है, वो हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का ही कोशिश कर रहा है, ठीक है। Buoyant forces exerted by liquids in upward direction or on an object placed in it। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी लिक्विड में प्लेस करते हैं तो लिक्विड उसके ऊपर बुओयंट फोर्स लगाता है और वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। अगर बुओयंट फोर्स उस ऑब्जेक्ट के वेट से ज्यादा होता है तो वो ऑब्जेक्ट फ्लोट कर पाता है। अगर बुओयंट फोर्स कम है और ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा है तो वो ऑब्जेक्ट पानी में डूब जाता है, यही होता है ना। तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करने के लिए जो बुओयंट फोर्स है या तो उसके वेट से ज्यादा होना चाहिए या तो वेट के बराबर होना चाहिए। अब वो कैसे होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो कितना बुओयंट फोर्स लगता है। हाँ, तो सर फिर अगर बुओयंट फोर्स तो इतना भी ज्यादा नहीं होता होगा तो शिप्स और सबमरीन्स क्यों नहीं डूबते फिर ऐसे? फिर से बोलो क्वेश्चन। सर फिर बुओयंट फोर्स की वजह से शिप्स और सबमरीन का वेट तो ज्यादा होगा तो वो क्यों नहीं डूबते? हाँ, देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, इसका कौन सा वर्जन एग्जाम में आता है, देखो कि एन आयरन नेल सिंक्स इन वाटर। अगर एक आयरन नेल होगा उसको अगर हम ग्लास ऑफ वाटर में डालेंगे वो डूब जाएगा, पक्की बात है। बट एन आयरन शिप डज नॉट सिंक इन वाटर। ऐसा क्यों होता है? दोनों सेम आयरन के बने हैं और ये इतना छोटा सा चीज है, इतना हल्का है, लेकिन ये पानी में डूब जा रहा है, लेकिन शिप इतना ह्यूज है, इतना भारी है, फिर भी नहीं डूब रहा। तो इसका रीजन क्या होता है? देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में डूबेगा या नहीं डूबेगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस पे अपथ्रस्ट कितना लग रहा है। अपथ्रस्ट अगर उस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर है या उससे ज्यादा होगा तो फिर वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। अगर अपथ्रस्ट कम है और ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा है तो वो डूब जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि इस नेल पे क्या उतना अपथ्रस्ट नहीं लग रहा कि उसको फ्लोट करा सके, और इतने बड़े शिप पे इतना अपथ्रस्ट लग रहा है कि उसको फ्लोट कराए? तो आंसर है यस, नेल पे इतना अपथ्रस्ट नहीं लग पा रहा कि इस नेल को फ्लोट करा सके। बट इतने ह्यूज शिप पे जो थाउजेंड्स ऑफ टन्स या थाउजेंड्स ऑफ केजी का हम कह सकते, हो सकता है मल्टी टन्स का होता है ये, ठीक है। जो कार्गो शिप होता है वो तो थाउजेंड्स ऑफ टन्स के होते हैं, ठीक है। तो थाउजेंड्स ऑफ केजीज का है ये, है ना, थाउजेंड्स ऑफ केजीज का है ये शिप, तब भी इस पे इतना अपथ्रस्ट लग रहा है। अब अपथ्रस्ट किस बात पे डिपेंड करता है, ये चीज आर्किमिडीज ने देखा। तो
आर्किमिडीज ने क्या देखा? आर्किमिडीज ने देखा, सपोज करो कि एक पत्थर, उसका जब वेइंग स्केल पे निकाला तो मान लो 100 ग्राम्स का वेट आया, ठीक है। अब आर्किमिडीज ने क्या किया, इस पत्थर को ऐसे करके ना पानी में डिप कर दिया। क्या किया? पानी में डिप कर दिया। अब आर्किमिडीज ने कुछ नोटिस किया, अब उसका वेट जो था ना वो 80 ग्राम आया। अब 100 ग्राम नहीं आया, अब 80 ग्राम से आया। समझना। तो आर्किमिडीज ने यह सोचा कि क्यों इसका वेट 20 ग्राम्स ही कम हुआ, 30 ग्राम्स क्यों कम नहीं हुआ, 40-50 ग्राम्स क्यों कम नहीं हुआ, 100 ग्राम से 80 ग्राम्स क्यों हुआ। और दूसरी चीज, ये परमानेंट रिडक्शन नहीं हुआ वेट में, ये अपैरेंट लॉस इन वेट है। जैसे ही पानी से बाहर निकालेगा वापस इसका ओरिजिनल वेट शो करेगा। इसका मतलब इसका वेट जो डाउनवर्ड काम कर रहा है उसके साथ साथ इस पे थोड़ा सा अपवर्ड फोर्स भी लग रहा है, जिसकी वजह से टेम्परेरीली इसका वेट जो है थोड़ा कम हो गया है। इसीलिए ये जो स्प्रिंग बैलेंस है ये अभी के लिए 80 ग्राम्स दिखा रहा है, परमानेंटली इसमें कोई लॉस ऑफ वेट नहीं हुआ है। ये तब तक ही है जब तक ये पानी में डिप है। तो अब आर्किमिडीज सोचा कि इसमें 20 ग्राम्स का ही क्यों वेट कम हो रहा है। तब उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक ऐसा कंटेनर लिया जिसमें थोड़ा सा स्पाउट बना था। अब वो ऐसा था कि इस लेवल तक पूरा पानी भरा था, इस लेवल तक पूरा पानी भरा था। अब इस लेवल से थोड़ा भी ज्यादा अगर पानी होता तो वो ओवरफ्लो कर जाता, ठीक है। अब उसने क्या किया, इसको इसके अंदर डिप कराया, ठीक है, इसको इसके अंदर डिप कराया। तो क्या हुआ, डिप कराने से थोड़ा सा पानी जो है वो ओवरफ्लो हो गया। उसने नीचे कंटेनर रखा हुआ था एक, थोड़ा सा पानी इसके अंदर कलेक्ट हो गया, ठीक है। अब आर्किमिडीज ने क्या किया, इस कलेक्टेड वाटर का वेट निकाला। तो इस कलेक्टेड वाटर का वेट था 20 ग्राम्स। तब उसने यह चीज कंफर्म किया कि जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ, उस डिस्प्लेस्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर का जो वजन है, जो वेट है, उतना ही अपथ्रस्ट इस ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है। समझ में आया? अब हुआ क्या देखो, जितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अंदर गया उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर आया, क्योंकि इनिशियली इस कंटेनर में कोई जगह नहीं था, वाटर बस इस मार्क तक पूरा फिलअप था। थोड़ा भी एक्स्ट्रा होगा तो वो ओवरफ्लो होगा, ठीक है। तो जितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इस वाटर के अंदर गया उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ। अब ये जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर है, इसका जो वेट है वही अपथ्रस्ट है। ये चीज समझ में आया? अपथ्रस्ट कैसे कैलकुलेट होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी फ्लूइड में, फ्लूइड मतलब एनीथिंग दैट कैन फ्लो, लिक्विड हो या गैसेस हो, ठीक है। अब जनरली मान के चलो पानी का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में, यहां फ्लूइड क्या है, वाटर है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर में जब हम डिप कर रहे हैं, चाहे उसको पूरा डिप करें चाहे थोड़ा सा डिप करें, तो जितना भी उसका वॉल्यूम पानी के अंदर जाएगा उतना ही पानी डिस्प्लेस होगा, और जो डिस्प्लेस्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर का वेट होगा उतना ही इस पे अपथ्रस्ट पड़ेगा। इसने 20 ग्राम के बराबर पानी डिस्प्लेस किया तो इस पे अपथ्रस्ट कितना पड़ा, 20 ग्राम।
ऐसे कैलकुलेट होता है अपथ्रस्ट। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब आते हैं वापस इस बात पे कि नेल के केस में क्या होता है और शिप के केस में क्या होता है। देखो नेल पूरा का पूरा सॉलिड है, ठीक है, इसका वॉल्यूम कम है, मास ज्यादा है, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कम है लेकिन मास बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत डेंस है, ठीक है। ये है तो बहुत भारी, लेकिन ये बस थोड़ा सा ही वाटर डिस्प्लेस कर पा रहा है। इसके बदले जो शिप है, ये शिप का नीचे वाला पार्ट पूरा हॉलो होता है। और एक चीज होता है शिप के डिजाइन में, इसके नीचे एक बहुत बड़ा सा हॉलो ट्यूब होता है, जो जब शिप पानी में होता है तो हमें दिखता नहीं है, यहां उसके प्रोपेलर लगे होते हैं। ये हॉलो ट्यूब क्या करता है, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करता है। ये इतना क्वांटिटी ऑफ वाटर डिस्प्लेस करता है कि उस डिस्प्लेस्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर का जो वजन है, ये इस पूरे शिप के वजन से ज्यादा होता है, ठीक है। और शिप का नीचे वाला पार्ट हॉलो होता है। जैसे कोई छोटा मोटा बोट है, उसका नीचे वाला पार्ट हॉलो है। जब वो पानी में डिप हो रहा है तो एक बहुत लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर वो डिस्प्लेस कर रहा है। उस डिस्प्लेस्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर का जो वजन है वो शिप के वजन से हमेशा ज्यादा है। अब इसको उसी हिसाब से बनाया जाता है कि ये एक तो शिप का अपना वेट है, उसके ऊपर पैसेंजर्स होंगे, कुछ कार्गो होगा, सामान होगा, बहुत कुछ होगा, उसका भी अपना वेट होगा। तो ये सारा कैलकुलेशन के हिसाब से बनाया जाता है कि ये कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। समझ में आया। तो अगर शिप को देखोगे ना, तो शिप का जो स्ट्रक्चर होता है नीचे से हॉलो होता है, देखो। ये देख रहे हो, ये एक बहुत लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर डिस्प्लेस करता है, नीचे से पूरा हॉलो है। जब पानी के अंदर जाएगा ना तो उसका ये वाला पार्ट दिखता नहीं है, देखो ये ट्यूब जैसा है पूरा, ये पार्ट नहीं दिखता, ये ट्यूब जैसा है ना, ये पार्ट नहीं दिखता है। बोट्स के नीचे भी देखो ये पार्ट हॉलो होता है, ठीक है। कोई भी हम शिप देख लें वो इसी हिसाब से बनाया जाता है। देखो ये वाला पार्ट उसका पूरा हॉलो होता है, ये देखो ये पार्ट दिख रहा है, ठीक है। अब सबमरीन्स में क्या होता है, सबमरीन्स के अंदर ना बड़े बड़े हॉलो टैंक्स होते हैं। जब उसको पानी के ऊपर आना होता है तो उन टैंक्स में से पानी निकाल दिया जाता है। जब उसको पानी के अंदर जाना होता है तो उस टैंक में पानी भर दिया जाता है ताकि उसका वेट ज्यादा हो जाए। उसके हिसाब से वो डाइव कर जाता है नीचे। शिप्स भी, जो फिशेस होते हैं, फिशेस भी ऐसे ही करते हैं। उनके बॉडी के अंदर एक ऑर्गन होता है, इसमें वो पानी भर लेते हैं और फिर पानी उसको एयर से भर लेते हैं और एयर रिलीज कर देते हैं। जब वो एयर से भर देते हैं ना उसको, तो वो हल्के हो जाते हैं। वॉल्यूम बढ़ गया लेकिन उतना मास नहीं बढ़ा, तो वो ऊपर आ जाते हैं, फ्लोट करते हैं, ठीक है। और फिर एयर उसमें से निकाल देते हैं अपने उस ऑर्गन में से, तो फिर वो पानी के नीचे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो एक आयरन नेल डूब जाता है और एक आयरन शिप नहीं डूबता, उसका ये रीजन है। समझ में आया। देखो शिप में पानी भर जाता है तो वो तुरंत नहीं डूबेगा, वो धीरे धीरे डूबेगा। पानी धीरे धीरे भरेगा ना तो वो धीरे धीरे डूबेगा। अगर जल्दी जल्दी पानी भरेगा तो जल्दी जल्दी डूबेगा। सबमरीन जो होता है वो शिप के कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, ठीक है। शिप सबमरीन से बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो कभी भी अगर ऐसा कुछ डैमेज होता है, स्ट्रक्चरल डैमेज, कि शिप के अंदर या सबमरीन के अंदर पानी भर रहा है, तो वो डूबेगा, ठीक है। क्योंकि शिप बहुत बड़ा है और किस रेट से उसके अंदर पानी भर रहा है उस पर डिपेंड करता है वो कितने टाइम में डूबेगा, ठीक है।
अब देखो फोर्स क्या है? फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी. फोर्स इज अ physical quantity for which we need specific direction along with its magnitude. ठीक है? मैग्नीट्यूड मतलब मान लो 10 न्यूटन का फोर्स है तो 10 उसका मैग्नीट्यूड है, 20 न्यूटन का फोर्स है तो 20 उसका मैग्नीट्यूड है, और साथ में डायरेक्शन भी होता है ना? फोर्स डाउनवर्ड्स काम कर रहा है या अपवर्ड्स काम कर रहा है या नॉर्थ डायरेक्शन में या साउथ डायरेक्शन में, कोई भी डायरेक्शन में काम कर रहा है. ठीक है? तो ऐसे क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड तो होना ही है, बिना मैग्नीट्यूड के क्या ही क्वांटिटी होगा. ठीक है ना? तो उनको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी. जिसमें डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वो होता है स्केलर क्वांटिटी. जैसे मास. मास क्या है? मास का कोई डायरेक्शन नहीं है, तो मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी. लेकिन वेट, वेट वेक्टर क्वांटिटी है. क्यों? क्योंकि वेट का डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड्स है. किसी भी चीज का वेट होता है वो हमेशा नीचे की तरफ फोर्स लगाता है और किसी डायरेक्शन में नहीं लगाता. ठीक है? तो वेट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है. मास का कोई डायरेक्शन नहीं है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है? ऐसा ही स्पीड होता है, स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता, वो स्केलर है. लेकिन वेलोसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है. ठीक है? अब देखो, फोर्स का छोटा यूनिट होता है डाइन. ठीक है? हम लोग पढ़ेंगे वो सब. 1 न्यूटन जो होता है 10 to the power 5 डाइन्स होता है. ठीक है? अब देखो, फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी फॉर विच वी नीड टू स्पेसिफाई डायरेक्शन अलोंग विद इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, जस्ट लाइक फॉर द फिजिकल क्वांटिटीज. जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटीज है, पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड है तो हमें उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना पड़ता है. ठीक है ना? तो वैसे ही फोर्स का भी मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है. जो स्केलर क्वांटिटीज है उसका डायरेक्शन नहीं होता, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज है उसमें डायरेक्शन बताना पड़ता है. ठीक है? नाउ द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. और एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, कोई भी यूनिट अगर किसी साइंटिस्ट के नाम से होता है तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है. कोई भी यूनिट अगर किसी साइंटिस्ट के नाम पे है तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है. ठीक है? जैसे न्यूटन. ठीक है? प्रेशर का यूनिट है पास्कल. पास्कल भी साइंटिस्ट का नाम है, तो P कैपिटल और A स्मॉल, है ना? जैसे फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, तो H कैपिटल और Z स्मॉल. ठीक है? करंट, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, A कैपिटल. ठीक है? ठीक है? वोल्ट, साइंटिस्ट वोल्टा के नाम पे है ना, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट, तो V कैपिटल. ठीक है? अब कोई ऐसा यूनिट जो किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है, जैसे किलोग्राम है, वो किसी का नाम नहीं है, तो स्मॉल लिख सकते हैं हम, केजी. ठीक है? अब जैसे मीटर, मीटर किसी का नाम नहीं है तो स्मॉल m. सेकेंड्स किसी का नाम नहीं है, ग्राम्स किसी का नाम नहीं है, स्मॉल g लिखेंगे, चलेगा. ठीक है? देखो, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन रिटन विथ स्मॉल n. मतलब अगर हम न्यूटन लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम कैपिटल N लिखेंगे तो वो नाम को रेफर करेगा. यूनिट हम ऐसे लिख सकते हैं, बट उसका अगर हम सिंबल दिखाएंगे तो फिर मेरे को कैपिटल लेटर लिखना पड़ेगा. समझ में आ गया ये बात? अगर हम बोले कि 10 न्यूटन का फोर्स है तो मेरे को 10 और n कैपिटल लिखना होगा, तब समझ में आएगा कि ये 10 न्यूटन का फोर्स है ना? अगर हम 10 लिख के स्मॉल n लिख देते हैं तो ये गलत हो गया, ये इसका कोई सेंस नहीं बना. ठीक है? नाउ if either the magnitude or direction or both of a force applied on an object changes, the effect of force also changes. अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है, अगर उसका मैग्नीट्यूड बदल जाए या उसका डायरेक्शन बदल जाए या दोनों ही एक साथ बदल जाए तो फोर्स का इफेक्ट चेंज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल,
स्केल का ही एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम कम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहे हैं तो इसका शेप थोड़ा सा बदला। अगर ज्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाएं तो ज्यादा बेंड होगा ना, और ज्यादा लगाएंगे तो टूट भी जाएगा, ठीक है। और अगर हम डायरेक्शन बदल दें तो उसका इफेक्ट बदल जाएगा। जैसे ये पेन है, हम उधर फोर्स लगा रहे हैं, उधर घूम रहा है ना। अगर हम इधर से फोर्स लगाएं तो इधर घूमेगा, ठीक है। और अगर हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदल दें तो क्या होगा, मल्टीपल इफेक्ट्स दिखेंगे। जैसे हम एक चीज को पुश कर रहे हैं, मान लो एक कार है जिसको हम पुश कर रहे हैं, अगर हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो जल्दी जल्दी पुश कर पाएंगे, स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। और अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश करेंगे तो कार उल्टे चलेगा, सही है कि नहीं। तो फोर्स क्या कर सकता है, डायरेक्शन तो चेंज कर ही सकता है, वेलोसिटी भी चेंज कर सकता है। अगर हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक साथ बदल दें तो मेरे को मल्टीपल इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर हम फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे, ज्यादा फोर्स लगाएंगे, तो किसी ऑब्जेक्ट को तेजी से मूव कर पाएंगे, और मूव करते करते अगर हम डायरेक्शन भी बदल दिए तो वो दूसरे डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, अगर हम फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर दिए, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। तो ये बात पॉसिबल है कि फोर्स में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में चेंजेस हो सकता है, एक में भी हो सकता है, दोनों में एक साथ भी हो सकता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ फोर्स दोनों एक साथ भी चेंज हो सकता है। नाउ हाउ कैन वी मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स? Do you remember using a spring balance earlier to measure the weight of the objects? Do you also remember that the weight of an object is the gravitational force with which the earth pulls the object? ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या है? वेट इज दैट फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स दैट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। तो weight of an object is the gravitational force with which the earth pulls the object या with which the earth attracts the object towards its self, ठीक है। हाँ, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा वेट होगा। अब देखो किसी चीज का वेट हम कैसे पता करते हैं, तो फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। और जब हम वेट निकालते हैं तो एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? अर्थ। तो हम क्या करते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी लिख देते हैं। अब सोचो किसी का मास अगर 10 केजी है, किसी चीज का मास अगर 10 केजी है, ठीक है, और वो जी से मल्टीप्लाई हो गया, जी का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 9.8, ठीक है। ये कहीं पे ज्यादा होता है, अर्थ के किसी कोने में ज्यादा होता है, किसी कोने में कम होता है, एवरेज 9.8 होता है। और कभी कभी देखोगे क्वेश्चंस जब सॉल्व करते हैं तो उसमें दिया होता है इसको 10 ले लो, राउंड ऑफ करके ले लो, ठीक है। तो मान लेते हैं 9.8 है ना, बाय डिफॉल्ट हमको 9.8 ही लेना होता है। तो ये क्या होगा? 98 किलोग्राम फोर्स उसका वेट आएगा। तो अगर किसी चीज का मास 10 केजी है तो उसका वेट क्या आएगा? 98 केजीएफ, ठीक है। समझ गए? जनरली हम बोल देते हैं 90 केजी उसका वेट है। समझ में आया? अब ये जो 9.8 है ना, 98 बोल देते हैं केजी, नॉट 98, ठीक है। अब 9.8 जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये अर्थ पे एवरेज है। जैसे अर्थ जो है ना वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है, ये सब तो हम लोग जानते हैं ये बात, है ना। परफेक्ट स्फीयर तो है नहीं। तो इक्वेटर की तरफ रेडियस ज्यादा है, पोल्स की तरफ रेडियस थोड़ा कम है ना। तो जब रेडियस के नजदीक होते हैं वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होता है ना। तो जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा है, तो वेट ज्यादा होता है। जो इक्वेटर है वहां पे क्योंकि रेडियस ज्यादा है यहां से, तो सेंटर से हम दूर हो गए ना, तो जी का वैल्यू कम हो जाता है। तो अगर अभी हम नॉर्थ पोल पे चले जाएं या साउथ पोल पे, मेरा वेट ज्यादा शो करेगा, और अगर इक्वेटर पे चले जाए तो वेट कम शो करेगा, क्योंकि जी का वैल्यू बदल रहा है। ये एवरेज करके 9.8 लिया जाता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। चलो, अब जैसे ये स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का वेट हम चेक कर रहे हैं,
तो वेट तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो ये स्प्रिंग नीचे की तरफ स्ट्रेच हो रहा है, पुल हो रहा है, तो हमें ये रीडिंग बता रहा है। अगर हम हाथ से इसको पकड़ के और नीचे खींचने का कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली ये वेट ज्यादा शो करेगा। ठीक है। Now, in everyday life, the smallest forces we can directly feel are of the order millinewtons, such as a light touch. Scientists, however, can measure forces far smaller than this down to octonewtons, which is 10 to the power minus 24 Newton in a specialized experiments as of 2026. हम लोग क्या फील कर सकते हैं? हम लोग 10 टू द पावर -3 न्यूटन तक का जो फोर्स है उसको फील कर सकते हैं। जैसे हल्का सा किसी चीज ने छुआ तो फोर्स लगा ना, है ना? तो 10 टू द पावर -3 यानी कि वो 0.001 न्यूटन का अप्रोक्सीमेटली फोर्स, इतना हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बाय द यूज ऑफ एडवांस्ड इक्विपमेंट्स हम लोग 10 टू द पावर -24 न्यूटन तक का भी फोर्स डिटेक्ट कर सकते हैं, जो कि हम लोग ऐसे फील नहीं कर पाएंगे कभी। ठीक है। तो विद स्पेशलाइज्ड एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्वियसली वेरी एडवांस्ड इक्विपमेंट्स हम लोग ये फोर्स डिटेक्ट कर सकते हैं। कितना? 10 टू द पावर -24 न्यूटन। बहुत सारी चीजें हो सकती है ना। ठीक है। यहां पे फोर्स का मतलब हमेशा वेट थोड़ी है, और भी बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है। अब देखो, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है। इन रियल लाइफ सिचुएशंस seldom exist where only one force acts on an object. Usually there is more than one force acting on an object. For example, when you are pushing a box placed on a surface, then apart from the force with which you are pushing it, the force of friction is also acting on the box in the opposite direction of motion. तो प्रैक्टिकली ऐसा बोल रहे हैं कि किसी भी चीज पे सिर्फ सिंगल फोर्स काम करे ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है। ठीक है। अगर हम किसी चीज को पुश कर रहे हैं, जैसे ये बंच ऑफ कीज है, इसको हम ऐसे रख के पुश कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? इसको तो हम पुश कर रहे हैं, लेकिन जो फ्रिक्शनल फोर्सेस है वो तो ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। फ्रिक्शन इज ऑलवेज देयर, है ना? एक ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे मैक्सिमम टाइम्स एक से ज्यादा फोर्सेस काम कर रहे हैं। ठीक है। और टेक एन एग्जांपल ऑफ अ बॉल फ्लोटिंग ऑन वाटर। जब बॉल पानी पे फ्लोट कर रहा है तो उस पे दो फोर्सेस काम कर रहे हैं। एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो उसको नीचे खींच रहा है, एक बुओयंट फोर्स जो उसको अपवर्ड्स पुश कर रहा है। ठीक है। Have you ever played a game of tug of war where two teams pull a rope in opposite direction? ये गेम तो कभी ना कभी देखे होगे या खेले होगे, जब कुछ लोग अपने तरफ रस्सी को खींचते हैं, है ना? ये जो है इधर खींचने की कोशिश कर रहा है, ये जो है इधर खींचने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। कभी कभी एक एक लोग होते हैं, कभी कभी पूरा टीम होता है। ठीक है ना? अब क्या होता है, अगर दोनों टीम्स इक्वल फोर्स लगा रहे हैं तो ये बस सेंटर पे ही रहेगा, ये इधर उधर मूव नहीं करता। लेकिन जो भी टीम ज्यादा फोर्स लगाएगा ये धीरे धीरे उधर मूव करने लगता है। ठीक है ना? ये देखो, अगर बराबर का फोर्स लग रहा है तो ये बिल्कुल सेंटर पे रहेगा। देखो ये इसका सेंटर है और ये सेंटर लाइन है व्हाइट वाला, इसके साथ बिल्कुल मैच हो रहा है।
मतलब इधर का फोर्स और उधर का फोर्स दोनों बैलेंस्ड है, ये मूव नहीं कर रहा। लेकिन अगर ये देखो सेंटर लाइन से मूव करते करते इधर आ गया, इसका मतलब उधर का फोर्स ज्यादा है, इधर भी फोर्स लग रहा है लेकिन थोड़ा कम लग रहा है, उस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल सब मिलके अगर 100 न्यूटन्स का फोर्स इधर लगा रहे हैं, ठीक है, और यहां पर 120 न्यूटन्स का फोर्स लगा रहे हैं, तो नेट फोर्स कितना हो जा रहा है? 20 न्यूटन्स का हो जा रहा है उस डायरेक्शन में। 100 न्यूटन इस, ये लोग अपना फोर्स तो लगा रहे हैं ना कुछ ना कुछ। मान लो ये लोग 100 न्यूटन लगा रहे हैं और ये लोग 120 न्यूटन लगा रहे हैं, तो नेट फोर्स क्या है? 20 न्यूटन उस डायरेक्शन में। समझ में आया? अब यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं? कार को पुश करने का कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। मान लो ये आदमी जो है, ये सपोज करो 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और ये लेडी भी 20 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, लेकिन इस बार दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो इस पे नेट फोर्स कितना होगा? 40 न्यूटन, यानी कि दोनों का सम, है ना। यहां पर क्या था? ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे थे, तो नेट फोर्स क्या हो गया? दोनों का डिफरेंस। यहां पर सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगा? दोनों फोर्सेस का सम होगा, ठीक है। देखो यहां पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहां पे नेट फोर्स क्या होगा? 10 + 6 16 न्यूटन, और किस डायरेक्शन में? उस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। यहां पे नेट फोर्स क्या होगा? 10 - 6 4 न्यूटन, उस डायरेक्शन में होगा। यहां पे क्या होगा? 4 न्यूटन होगा, लेकिन इस डायरेक्शन में होगा। ये चीज क्लियर है? इस पे कोई डाउट तो नहीं है? पक्का सबको क्लियर है बेटा? यस सर, क्लियर है। ओके, चलो। देर आर सर्टेन सिचुएशंस इन विच फोर्सेस डू नॉट एक्ट पैरेलल और ऑपोजिट टू ईच अदर, बट दे एक्ट एट एन एंगल टू ईच अदर। You will learn this in higher grades, how to calculate net force in such cases. जब दोनों फोर्सेस के बीच में कोई एंगल बन रहा है, उसको हम थीटा से डिनोट करते हैं। उस केस में कैसे कैलकुलेशंस करते हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर एक सिचुएशन दिया गया है। एक वेट लिफ्टर है, हु इज लिफ्टिंग अ बारबल, इसको बारबल बोलते हैं, ठीक है। नाउ इफ द बारबल इज स्टेडी, तब इस पे क्या बैलेंस फोर्सेस हैं? और कौन कौन से फोर्सेस हैं? पहला, एक तो डाउनवर्ड फोर्स, जो इस बारबल का वेट है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो उसको नीचे पुश कर रहा है। और ये वेट लिफ्टर जो अपने हाथों से अपवर्ड फोर्स लगा रही है, यहां पे दो फोर्सेस काम कर रहे हैं ना, कौन कौन से? एक इस पे काम कर रहा है इसका वेट, और एक ये जो लड़की फोर्स लगा रही है वो, ठीक है। अब अगर ये बारबल स्टेडी है, मतलब डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स दोनों इक्वल है, तो बैलेंस्ड फोर्स हो गया। अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा हो गया, अपवर्ड फोर्स कम हो गया। लेकिन अगर ये इसको ऊपर उठा रही है, तो जब तक ऊपर उठा रही है तब तक क्या? अपवर्ड फोर्स ज्यादा और डाउनवर्ड फोर्स कम है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, टू प्लेयर्स आर एंड एस आर पार्टिसिपेटिंग इन आर्म रेसलिंग, जिसको कहते हैं पंजा लड़ाना, ठीक है।
at the instant when the arms tilt to the front direction out of the page towards you, are the forces exerted by the players balanced? If not, which player exerted a larger force? अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ये आर और एस दोनों आर्म रेसलिंग कर रहे हैं। अब ये जो आर्म्स है, अगर ये टिल्ट हुए आउट ऑफ द पेज टुवर्ड्स यू, मतलब अगर ये इधर आए तो इधर तो तभी आएगा ना जब एस ज्यादा फोर्स लगाएगा। यस और नो? ये इधर तो तभी आ पाएगा जब एस का फोर्स ज्यादा है ना? क्वेश्चन बोल रहा है आर्म्स आर टिल्टिंग टुवर्ड्स यू आउट ऑफ द पेज, पेज से बाहर निकल के अगर ये हमारी तरफ आ रहा है, इसका मतलब एस का फोर्स ज्यादा है। ठीक है, समझ में आ गया ये? यस सर। क्लियर है ना? अब देखो यहां पर दिखाया जा रहा है कि एक लड़की एक बॉक्स को पुश कर रही है। ठीक है, अब जब ये फोर्स लगा रही है उस तरफ, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी काम कर रहा है इस तरफ। तो जो नेट फोर्स होगा वो लड़की का फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स होगा। यस और नो? ठीक है ना? लड़की फोर्स लगा रही कैपिटल एफ, सपोज करो स्मॉल एफ जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स है, और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट काम करता है। अगर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसका मतलब लड़की का फोर्स ज्यादा है। तो ओवरऑल फोर्स कितना होगा? फोर्स एक्सर्टेड बाय द गर्ल माइनस द फ्रिक्शनल फोर्स। सर डाउट है। अगर, हाँ क्या डाउट है, बोलो। सर अगर सर ये मतलब दो इंसान अपोजिट साइड से फोर्स लगा रहे, तो इसमें फ्रिक्शन का फोर्स कहाँ से आएगा? मतलब कहाँ से दोनों लगेगा? जगह पे आएगा, ओके सर। दोनों जगह पे आएगा। ठीक है, जैसे ये एक आदमी है, ये इधर पुश कर रहा है, इसके लिए फ्रिक्शन ऐसे काम कर रहा है, और एक दूसरा आदमी है जो F2 फोर्स लगा रहा है इधर, उस पे फ्रिक्शन इधर काम कर रहा है ना? अब जिसका फोर्स ज्यादा होगा उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा। ठीक है, अब देखो किसी भी ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल फोर्सेस काम कर सकते हैं एट अ टाइम, है ना? साइमल्टेनियसली मल्टीपल फोर्सेस काम कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, बट उस ऑब्जेक्ट का मोशन किस डायरेक्शन में होगा यह डिपेंड करता है कि ओवरऑल जो नेट फोर्स काम कर रहा है वो कितना है और किस डायरेक्शन में है। तो नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होता है। ठीक है, अब ये देखो क्या है, यहां पर एक सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहला जो उसका फोर्स काम कर रहा है वो है उसका वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींच रहा है, ये उसका वेट है ऑब्जेक्ट का। ये कहां काम कर रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बट क्या ये नीचे जा रहा है? नहीं। इसका मतलब ये जो सरफेस है ये अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, वो नॉर्मल फोर्स है, परपेंडिकुलर फोर्स है, ऑब्जेक्ट नीचे नहीं ना जा रहा। इसका मतलब इस डाउनवर्ड फोर्स को काउंटर करने के लिए अपवर्ड फोर्स भी कोई ना कोई लग रहा है ना, तो वो इस सरफेस का नॉर्मल फोर्स है, यानी कि परपेंडिकुलर फोर्स है। समझ में आ गया? अब कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगा के ऑब्जेक्ट को उधर पुश करने का कोशिश कर रहे हैं, है ना? ये अप्लाइड फोर्स है, इसके इस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी काम करेगा। ठीक है, तो देखो इतने सारे फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं एट अ टाइम, है कि नहीं? अच्छा,
ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली दो अलग डायरेक्शन में मूव करे। अब ये कैसे? देखो, सपोज करो क्रिकेट ग्राउंड में एक फील्डर ने बॉल फेंका, तो बॉल कैसे जाएगा? ऐसे करके जाएगा। तो इस टाइम पे उसका अपवर्ड मोशन भी है और फॉरवर्ड मोशन भी है। हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने के बाद वो फॉरवर्ड मोशन भी है और डाउनवर्ड मोशन भी है। देखो, ऐसे जाके वो नीचे आ रहा है, तो आगे भी बढ़ रहा है, नीचे भी आ रहा है। यहां तक में क्या था? वो आगे भी बढ़ रहा था, ऊपर भी जा रहा था। हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने के बाद वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन नीचे भी आ रहा है। तो साइमल्टेनियसली दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है ना, आगे भी बढ़ता जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है। जैसे प्लेन का टेक ऑफ होता है, तो प्लेन का टेक ऑफ कैसे होता है? प्लेन आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी जा रहा है कि नहीं? ओके, अब यहां पे कुछ एग्जाम्पल दिया है। जैसे मान लो हम सरफेस पे ऊपर कोई बॉक्स रखा है, उसको पुश कर रहे हैं, है ना? हमने पुश किया, फोर्स लगाया, थोड़ी देर के बाद छोड़ दिया, तो क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, है ना? तो इसका मतलब जब हम फोर्स लगा रहे थे तो उस समय फ्रिक्शन से ज्यादा मेरा फोर्स था, तो ओवरऑल फोर्स मेरे फोर्स के डायरेक्शन में था, नेट फोर्स, तो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा मूव कर रहा था। जैसे ही हमने अपना फोर्स हटा लिया, फ्रिक्शन तो काम कर ही रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसने रोक दिया। ठीक है, ठीक है। अब साइकिल का एग्जांपल है। साइकिल को हम पेडल कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो जब तक पेडल कर रहे हैं तो हमारा लगाया हुआ फोर्सेस फ्रिक्शनल फोर्सेस से ज्यादा है, तो नेट फोर्स पड़ रहा है कुछ ना कुछ, तो साइकिल मूव कर रहा है। लेकिन अगर पेडल करना छोड़ देंगे तो फ्रिक्शन तो रोक देगा साइकिल को। ठीक है, अगर सपोज करो कि फ्रिक्शनल फोर्सेस डिसअपियर हो गए, तो फिर क्या होगा? अगर सपोज ऐसा हो कि फ्रिक्शनल फोर्सेस है ही नहीं, एकदम वैक्यूम है, वैक्यूम में कोई फ्रिक्शनल फोर्सेस नहीं होते। हाँ, ऑब्वियसली अगर हम वैक्यूम में दो सरफेस को ऐसे रब करेंगे तब उनके बीच में फ्रिक्शन होगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा। जैसे मान लो स्पेस में कोई रॉकेट चल रहा है, ठीक है, तो वहां तो कुछ नहीं है उसको रोकने के लिए, तो देयर इज नो फ्रिक्शन। ठीक है, हाँ, जब दो सरफेसेस आपस में रब करते हैं तब वहां फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। जैसे कार चल रहा है, जो कार के टायर्स है वो रोड के अगेंस्ट रब हो रहे हैं ना, तो वहां पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। ठीक है कि नहीं? तो अगर सपोज करो कोई फोर्स फ्रिक्शन का है ही नहीं, तो क्या होगा? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम एक बार मोशन में ले आए और उसके बाद कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है उसको रोकने वाला, तो वो ऑब्जेक्ट फॉरएवर अपनी स्पीड से अपने ही डायरेक्शन में चलता जाएगा, फॉरएवर। ठीक है, यही तो न्यूटन का लॉ है ना, कि अगर एक बार फोर्स लगा के किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में हमने ले आया, तो वो अपने ही स्पीड से अपने ही डायरेक्शन में तब तक ट्रैवल करता जाएगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको डिस्टर्ब ना करे। तो अगर सपोज करो कि फ्रिक्शन है ही नहीं और किसी ऑब्जेक्ट को हमने एक बार फोर्स लगा के मोशन में ले आए, एक बार तो फोर्स लगाना पड़ेगा ना। अगर कोई रुका हुआ ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, रेस्ट पे है, तो एक बार तो फोर्स लगाना पड़ेगा। अब अगर वो मोशन में आ गया और उसको रोकने वाला कोई भी फ्रिक्शनल फोर्सेस नहीं है, तो वो फॉरएवर कंटिन्यू चलता जाएगा अपने ही स्पीड से इन द सेम डायरेक्शन। ना उसका स्पीड चेंज होगा, ना कोई डायरेक्शन। स्पीड या डायरेक्शन कब चेंज होगा? जब कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई
किया जाएगा। अब वो कैसा फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई किया जा रहा है इस पे डिपेंड करता है कि उसका स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा, डायरेक्शन किधर चेंज होगा वो भी उस एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर कोई भी फोर्स नहीं है तो फिर वो हमेशा ही मोशन में रहेगा। लेकिन फ्रिक्शन एक ऐसा चीज है, हमें बहुत जगह पे फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट भी होता है और बहुत जगह पे हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन ना हो। अब हम फ्रिक्शन को कंप्लीटली रिमूव तो नहीं कर सकते, फ्रिक्शन को हम प्रैक्टिकली जीरो नहीं कर सकते, हम कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग कार वगैरह में इंजन ऑयल डालते हैं, क्यों डालते हैं? क्योंकि इंजन में मूविंग पार्ट्स हैं, अगर उसमें ल्यूब्रिकेंट नहीं रहेगा, ऑयल नहीं रहेगा तो वो क्या होगा, पार्ट्स एक दूसरे के अगेंस्ट में रब होंगे, घिस जाएंगे, फिर बार बार उस पार्ट को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इस केस में हम क्या चाहते हैं, फ्रिक्शन को मिनिमाइज करें। तो फिर क्या करते हैं, ग्रीस, इंजन ऑयल, इस तरह का ल्यूब्रिकेशन लगाते हैं, है ना। लेकिन अगर हम रोड और टायर का बात करें तो रोड और टायर के बीच में हम क्या चाहते हैं, अच्छा फ्रिक्शन हो ताकि टायर का ग्रिप रोड पे बना रहे। अब जैसे मान लो फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम ऐसे कोई बॉटल नहीं पकड़ पाएंगे, फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम लोग चल नहीं पाएंगे, फ्रिक्शन नहीं होगा तो किसी चीज को होल्ड नहीं कर पाएंगे, फ्रिक्शन नहीं होगा तो पेंसिल से लिख नहीं पाएंगे, पेन से लिख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे प्रैक्टिकल केसेस है जहां हमें फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट होता है और बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन कम से कम हो। ठीक है, अब देखो प्रैक्टिकली हम फ्रिक्शन को रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है, रिड्यूस कर सकते हैं, रिमूव नहीं कर सकते। तो हमने ये देखा प्रैक्टिकली कि जब तक फोर्स अप्लाइड रहेगा वो ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा, जब तक हम साइकिल को पेडल करते रहेंगे साइकिल चलता रहेगा। हाँ, अगर डाउन आ गया, मान लो एक स्लोप आ गया, तब हम देख रहे हैं कि हम साइकिल को पेडल नहीं भी कर रहे लेकिन फिर भी साइकिल चल रहा है क्योंकि वो ग्रेविटी उसको नीचे खींच रहा है, डाउन द स्लोप। लेकिन अप द स्लोप तो नहीं जा सकते फिर ऐसे, तब तो हमें पेडल करना पड़ेगा, या स्लोप खत्म हो गया, लेवल ग्राउंड आ गया, तब तो नहीं चलेगा साइकिल, है ना। क्यों? क्योंकि रोड में और साइकिल के टायर में फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन में काम कर रहे हैं और साइकिल को रोकने का कोशिश कर रहे हैं। तो जब तक हम पेडल करते रहेंगे, फोर्स लगाते रहेंगे, साइकिल मूव करेगा। तो नॉर्मली देखने को यही लगता है, अंडर प्रैक्टिकल सिचुएशंस हमें यही देखने को मिलता है कि एक फोर्स रिक्वायर्ड है टू कीप द मोशन कंटिन्यूड। लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस ना काम करें तो एक बार किसी ऑब्जेक्ट को अगर मोशन में ले आया जाए तो फिर उसको कंटिन्यूअसली मोशन में लाने की जरूरत, मतलब कंटिन्यूअसली उसको मोशन में रखने के लिए फोर्स लगाने की जरूरत नहीं होती है। बट प्रैक्टिकल लाइफ में कंटिन्यूअसली फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन का फोर्स उसको रोक भी रहा है। ठीक है, नाउ यहां पे कोई एक एक्टिविटी दिया है, देखते हैं क्या कह रहा है। कलेक्ट 4 coins of 10 rupees, 1 large strong rubber band and an adhesive tape. Locate horizontal surfaces of different materials such as wooden tabletop, cemented floor, laminated tabletop and polished marble or tiled floor. ठीक है, या कोई और सरफेस भी हो सकता है, बस ये देखो कि surfaces are properly leveled. Stack the 4 coins on top of each other and secure them with an adhesive tape around the sides. Hold the rubber band slightly stretched between your forefinger and thumb on the wooden table. Mark points A and B at its ends as shown in the figure. ठीक है, ऐसे रबर बैंड को स्ट्रेच करके पॉइंट ए और बी मार्क कर लेना है। ठीक है, नाउ मेक अनदर मार्क सी up to which you will stretch the rubber band. एक सी रबर बैंड जहां तक हम स्ट्रेच करेंगे पॉइंट सी तक उसको मार्क कर लिया। ठीक है, तो यहां पर क्या दिखा रहा है कि 4 कॉइन्स ले लिए 10 रुपीज के, 10 रुपए वाले 4 कॉइन ले लिए और उसको एडहेसिव टेप या कह लो सेलो टेप से ऐसे साइड से चिपका दिया। ठीक है, now holding the ends of the rubber band at A and B,
place the stack of coins near the middle of A and B. Now using a finger of your other hand, push back the stack of coins till the rubber band is pulled back to the point C. Then release the stack of coins and observe its motion. देखो, ऐसे रबर बैंड को यहां पे फंसाया गया है और ये जो स्टैक ऑफ कॉइन्स है इसको पीछे किया जा रहा है और पीछे करके इसको रिलीज किया जा रहा है। अब यहां पे इस एक्सपेरिमेंट में ये पता चलेगा कि जो सरफेस ज्यादा स्मूथ होगा ना उसमें ये स्टैक ऑफ कॉइन्स ज्यादा दूर तक ट्रैवल कर पाएंगे। जैसे एक पॉलिश्ड सरफेस है, जैसे टाइल हो गया या पॉलिश्ड मार्बल हो गया, तो उस पे ये कॉइन ज्यादा दूर तक जा पाएंगे। लेकिन अगर कोई रफ सरफेस है, सपोज करो सीमेंटेड रोड है ना, या रफ वुडन सरफेस है, तो उस पे ये ज्यादा दूर नहीं ट्रैवल कर पाएंगे। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि अगर कोई पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस होता है तो उस पर फ्रिक्शन कम होता है, कोई अनपॉलिश्ड या रफ सरफेस होता है तो उस पर फ्रिक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, दूसरा चीज यहां पे एक ऑब्जर्व करना है कि जब ये रबर बैंड इसको कांटेक्ट में है और इसको पुश कर रहा है तब तक ये मूव करेगा, और जैसे ही रबर बैंड से इसका कांटेक्ट छूटा तो ये थोड़े दूर आगे जाके कॉइन्स रुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है। समझ गए ना? रबर बैंड इसके साथ टच करते करते इसको थोड़ी दूर तक पुश करेगा, उसके बाद ये कॉइन्स का कांटेक्ट रबर बैंड से टूट जाएगा। लेकिन फ्रिक्शन तो हमेशा ही काम कर रहा है ना, फ्रिक्शन तो अभी भी काम कर रहा है, बाद में भी काम कर रहा है। लेकिन जब कॉइन्स का कांटेक्ट रबर बैंड से छूट गया तो फिर अब उस पर और कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, फ्रिक्शन ही है बस जो उसको रोक रहा है, तो रुक जाएंगे कॉइन्स। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, फ्रिक्शन उसको रोक भी रहा है लेकिन रबर बैंड उसको आगे भी पुश कर रहा है, तो थोड़े समय तक रबर बैंड कांटेक्ट में रहेगा, उसको पुश करेगा, फ्रिक्शन भी रोक रहा है, लेकिन रबर बैंड जो फोर्स लगा रहा है वो ज्यादा है, तो कॉइन्स का जो स्टैक है वो आगे मूव होगा। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द सरफेस कुछ डिस्टेंस के बाद वो रुक जाएगा। अगर पॉलिश्ड सरफेस रहेगा, बहुत ज्यादा स्मूथ सरफेस रहेगा, तो ये स्टैक ऑफ कॉइन्स थोड़ा ज्यादा दूर तक ट्रैवल कर पाएगा। लेकिन अगर रफ सरफेस होगा तो ये स्टैक ऑफ कॉइन्स ज्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाएगा। इससे हमें क्या पता लगता है कि स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस में फ्रिक्शन कम होता है, रफ सरफेस पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, एक वुडन ब्लॉक लिया, ठीक है, उसको हम फ्लोर पे ऐसे रख के खींचने का कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये देखेंगे कि जब ब्लॉक मूव होता है ये स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग क्या आता है, मतलब उतना फोर्स लगाना पड़ेगा इसको मूव करने के लिए। ठीक है, अब अगर यही सेम ब्लॉक एक रफ सरफेस के ऊपर रख दिया जाए तब हम देखेंगे कि रफ सरफेस पे इसको अगर खींचना है तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब उस समय ये जो स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग है ये थोड़ा ज्यादा होगा, मतलब यहां पर फ्रिक्शन ज्यादा हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्सेस ज्यादा हो गए, तो वो ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए हमें यहां से भी फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब एक और चीज हम कर सकते हैं कि जो अब स्मूथ जो फ्लोर है उस पर थोड़ा सा टैल्कम पाउडर छिड़क दो। तो टैल्कम पाउडर बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसके, है ना, और बड़ा स्मूथ सा सरफेस बन जाएगा। तो सरफेस के ऊपर जब टैल्कम पाउडर आएगा तो जो सरफेस का रफनेस है वो थोड़ा कम होगा। अब टैल्कम पाउडर छिड़कने के बाद सेम ब्लॉक रख के अगर हम खींचेंगे ना तो हम देखेंगे कि थोड़ा कम फोर्स लगाने से ही ये ब्लॉक मूव हो गया। तो टैल्कम पाउडर ने क्या किया होगा, उसने फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दिया होगा। इस ब्लॉक का वेट को कुछ नहीं किया, ब्लॉक का वेट तो ऐसे ही है, लेकिन जो फ्रिक्शन लग रहा था फ्लोर पे उसको रिड्यूस कर दिया गया। तो बहुत सारे ऐसे सरफेसेस जो छू के स्मूथ लगते हैं, थोड़ा बहुत फ्रिक्शन उसमें भी होता है। ठीक है,
नाउ जो स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग है, अगर वो रीडिंग ज्यादा आ रहा है मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा काम कर रहा है, हमें एक ग्रेटर फोर्स लगा के उसको ओवरकम करना पड़ रहा है। अगर स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग कम आ रहा है तो इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम है, हम कम फोर्स लगा के भी उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो स्मॉलर रीडिंग इंडिकेट्स अ स्मॉलर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन while a larger reading indicates a larger force of friction. From these activities we conclude, what do we conclude? We conclude that when the force of friction is smaller, the velocity of the stack of coins decreases more slowly and it travels a larger distance before coming to rest. तो जो भी हमने एक्सपेरिमेंट अभी तक किए, इससे हमने ये देखा कि जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगा, है ना, तो कॉइन्स का जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे कम होगा और कॉइन्स ज्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकेंगे बिफोर कमिंग टू रेस्ट। और जहां फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा वहां कॉइन्स का वेलोसिटी जल्दी जल्दी कम होगा और वो थोड़ा ही डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएंगे बिफोर द वेलोसिटी बिकम्स जीरो। ठीक है, चलो अब यहां दो साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। ये गैलीलियो के लॉज को स्टडी किया था न्यूटन ने। ठीक है, न्यूटन ने गैलीलियो के लॉज को ही स्टडी करके अपना आगे रिसर्च किया था। ठीक है, तो गैलीलियो जो है वो न्यूटन से सीनियर है, उससे पहले हुआ है टाइम में। ठीक है, चलो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बेसिकली न्यूटन के 3 लॉ हैं मोशन के। ठीक है, उनमें से नंबर 1 लॉ, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट continues to remain at rest and an object in motion continues to remain in its own state of motion unless it is acted upon by an external force. सिंपल वर्ड्स में इसका क्या मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो तब तक रेस्ट पे रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको डिस्टर्ब ना करे। अगर इंफिनिटी तक कोई उसको एक्सटर्नल फोर्स डिस्टर्ब नहीं कर रहा तो वो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी तक रेस्ट पे ही रहेगा। ठीक है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, मान लो एक बार फोर्स लगा के वो मोशन में आ गया होगा, अब अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो कंटिन्यूअसली अपने ही स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा। अपने स्टेट ऑफ मोशन का मतलब क्या है? वो अपने ही स्पीड से, अपने ही वेलोसिटी से, अपने ही डायरेक्शन में। ऑब्वियसली अगर कोई उसको फोर्स एक्सटर्नल नहीं काम कर रहा तो वो डायरेक्शन नहीं बदल पाएगा ना, तो वो एक स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करता जाएगा विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड टिल इंफिनिटी। ठीक है, तो पहला लॉ ऑफ मोशन यही कहता है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन continues to move with a constant velocity unless a net force acts upon the object. In other words, we can say that if the net force acting on an object is zero, the body cannot begin to move or change its velocity. जहां पे चेंज वेलोसिटी का बात आ गया वहां पे चेंजिंग स्पीड, चेंजिंग डायरेक्शन दोनों चीज आ गया। ठीक है, वेलोसिटी कैसे बदल सकता है? स्पीड के बदलने से या डायरेक्शन के बदलने से भी वेलोसिटी बदलता है, या फिर स्पीड और डायरेक्शन दोनों बदल जाएं तो भी वेलोसिटी बदलता है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ऑब्जेक्ट अगर कैसा है, स्टेशनरी है, तो वो हमेशा रेस्ट पे ही रहेगा। कब तक रेस्ट पे रहेगा? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। मतलब अगर उस पर नेट फोर्स जीरो है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं काम कर रहा, मतलब उस पर नेट फोर्स कितना है? जीरो, तब वो ऑब्जेक्ट हमेशा के लिए रेस्ट पे ही रहेगा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो तब तक अपने ही डायरेक्शन ऑफ मोशन में अपने ही स्पीड से चलता जाएगा जब तक कोई उस पर और एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। तो इसका मतलब अगर एक मूविंग ऑब्जेक्ट पे भी अगर नेट फोर्स जीरो है तो वो अपने ही स्पीड से अपने ही डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली ट्रैवल करता जाएगा फॉर एवर। तो जब स्पीड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो हम कहते हैं सेम वेलोसिटी, उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा
इसका मतलब स्पीड भी फिक्स्ड है, डायरेक्शन भी फिक्स्ड है, तो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। एक्सेलरेशन कैसे चेंज होगा, जब वेलोसिटी चेंज होगा। वेलोसिटी कैसे चेंज होगा, या तो स्पीड बदले, या तो डायरेक्शन बदले, या तो दोनों बदले। तो एक्सेलरेशन अगर जीरो है मतलब देयर इज नो चेंज इन स्पीड, देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन। कुल मिला के हम बोल सकते हैं देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट मींस दैट इट हैज जीरो वेलोसिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका वेलोसिटी क्या है, जीरो। ठीक है, रिमेंबर दैट कांस्टेंट वेलोसिटी मींस दैट देयर इज नो चेंज इन द मैग्नीट्यूड और द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। If this constant velocity is non-zero, the motion is in a straight line in the same direction and the magnitude of velocity remains the same. तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है, अगर नॉन जीरो वेलोसिटी है, अगर तो वेलोसिटी जीरो है मतलब स्पीड भी जीरो और नो चेंज इन डायरेक्शन, मतलब ऑब्जेक्ट कैसा है, स्टेशनरी है, ऑब्जेक्ट एक जगह पे है बस। अगर नॉन जीरो वेलोसिटी है और कांस्टेंट वेलोसिटी है मतलब ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड स्पीड से एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। तो जब एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो वो मोशन कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन में होता है, क्योंकि लाइन कर्व कब होगा, जब डायरेक्शन बदलेगा। जब डायरेक्शन ही नहीं बदलेगा तो मोशन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होता है। ठीक है, हां, अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन है लेकिन स्पीड बदल रहा है तो भी हम कहेंगे कि वेलोसिटी बदला। अगर स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन इधर उधर हो रहा है मतलब स्ट्रेट लाइन में मोशन नहीं है तो भी हम कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हुआ। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है, नॉन जीरो और कांस्टेंट, इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद द कांस्टेंट स्पीड। स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है मतलब देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया, अगर नॉन जीरो कांस्टेंट वेलोसिटी है इसका मतलब क्या हो गया, देयर इज नो चेंज इन स्पीड, देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन। नो चेंज इन डायरेक्शन मतलब द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। समझ गए? और जीरो वेलोसिटी मतलब ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। ऑब्वियसली अगर वो मूव ही नहीं कर रहा तो डायरेक्शन कैसे चेंज होगा। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब कुछ ना कुछ तो स्पीड है उसका, कुछ तो वेलोसिटी है। क्लियर हो गए यहां तक? ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसका सेकंड लॉ से स्टार्ट करेंगे।